नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का जयपुर क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। इतिहास के अंदर अपन पढ़ रहे थे और पिछले वाला अपना जो वीडियो का सीरीज था उसके अंदर अपन ने महाराणा कुंभा की शुरुआती बातें जो थी वो आपके सामने कर ली थी। अभी अपना आज महाराणा कुंभा का पार्ट 2 है और इस पार्ट 2 के अंदर जो आगे वाली महाराणा कुंभा की बातें हैं वो सारी बातें मैं आपके सामने करने के लिए जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा अपन एक क्विक रिविजन कर देते हैं 2 मिनट के अंदर, और उस रिविजन के बाद में नेक्स्ट जो है वो अपन महाराणा प्रताप कुंभा के बारे में आगे वाली बात करेंगे। तो पहला तो मैंने आपको ये कहा था कि महाराणा कुंभा जो है वो 1433 के अंदर राजा बनते हैं। पिता का नाम था महाराणा मोकल, मम्मी का नाम था सौभाग्य देवी परमार। महाराणा कुंभा जो थे जब राजा बने तो इनके सामने दो प्रमुख समस्याएं थी जिसकी बात मैंने आपको बताई थी। पहली समस्या ये थी कि इनके पिता के 3 हत्यारे थे। एक का नाम था चाचा, एक का नाम था मेरा, एक का नाम था मेहपा पवार, और एक इक्का नामक व्यक्ति की सहायता से इन लोगों ने वहां पर इनकी हत्या कर दी थी शिकार खेलते हुए। तो जब ये भाग के मालवा की तरफ जा रहे थे तो मेहपा पवार की जो हत्या है वो तो बीच में ही राव रणमल जी ने कर दी थी। बाकी वाले जो बचे थे वो महमूद खिलजी की शरण में चले गए थे। तो कुंभा जी ने फिर सारंगपुर का युद्ध लड़ा था 1437 के अंदर, और आप सभी जानते हो कि उसमें उन्होंने हरा दिया था मालवा के अंदर महमूद खिलजी को। और फिर चाचा मेरा की उन्होंने वहां पर क्या कर दी थी, हत्या। हत्या हो जाने के बाद में उन्होंने चित्तौड़गढ़ के किले में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, जिसकी बातें मैंने आपको बताई थी। 9 मंजिलें हैं। जेता नापा पोमा पुंजा उसके कारीगर थे। भगवान विष्णु को वो समर्पित है। और भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश अजायब घर कहते हैं कल्चर के अंदर। सर आपको और उसकी डिटेल की बात चित्तौड़गढ़ के किले वाले अंदर के अंदर करेंगे। फिर अपन ने ये पढ़ा था कि राव रणमल जो था उसकी हत्या जो थी वो कुंभा जी ने, और साथ में भारमली की सहायता से, राव कुंवर चूड़ा की सहायता से, हंसाबाई की सहायता से, जयत्र सिंह चुंडावत करके इनके सेनापति थे, उन सब ने मिलकर 1438 में कर दी थी। क्योंकि राव रणमल की ये प्लानिंग थी कि वो वापस आगे जाकर मेवाड़ के महाराणा बनना चाहते थे। तो फिर वो वहां से भागकर जोधा, जो उनका पुत्र जो मेवाड़ में रह रहा था, वो कहां चला जाता है, काहुनी गांव के अंदर बीकानेर में जाकर शरण ले लेता है। यहां तक वाली जो बात थी वो मैं पिछले वीडियो के अंदर आपको पूरी कर चुका था। अब उससे आगे वाली बात जो है वो मुझे महाराणा कुंभा के बारे में आपसे करनी है। तो अब अपने सामने कंडीशन ये है कि जो राव जोधा है वो तो बीकानेर के काहुनी गांव में जाकर शरण ले रहा है। उधर वाले पूरे एरिया पर अपन ने क्या कर लिया है, अधिकार कर लिया है। और दूसरी बात है कि इधर अब महाराणा कुंभा जो है वो स्वतंत्र शासक बन गया है। स्वतंत्र शासक कैसे बने, अगर आपसे ऐसा कोई पूछेगा तो आप उसे बताइएगा कि भाई जब उनके ऊपर अधिकार था राव रणमल का और जोधा जी का, तो फिर दोनों ही वहां से चले गए। तो अब निर्णय लेने वाले भी अकेले व्यक्ति बचे और संपूर्ण जो राजपाट था वो उनके हाथ में पूर्ण रूप से आ गया। पहले जो था वो राव रणमल ने वहां अपने व्यक्तियों की क्या कर रखी थी, नियुक्ति कर रखी थी। पिछले वीडियो के अंदर मैं आपको एक बात थोड़ी सी बताना रह गया था मेरे से, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। महाराणा कुंभा के बहुत सारे अन्य नाम है जहां से सीधा सवाल पूछता है एग्जामिनर कि भाई अभिनव भट्टाचार्य किसे कहा जाता है। दूसरा वो ऐसा पूछ लेता है कि मान लो कि भाई हिंदू सुल्तान किसे कहा जाता है, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होता है। हिंदू पत नाम का भी शासक हुआ है, हिंदू बादशाह भी हुआ है, तो इसलिए इस यहां से भी सवाल बनने की प्रबल संभावना रहती है। तो मैं उनके कुछ अन्य नामों की बात आपसे करता हूं, और अन्य नाम जब अपने कंप्लीट हो जाएंगे तब उसके बाद में आगे वाली बात आपसे करूंगा। सुनिएगा ध्यान से। महाराणा कुंभा के कुछ अन्य नाम है। पहला नाम है अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, राजगुरु, हाल गुरु, छाप गुरु, नरपति, अश्वपति, गजपति, राणो रासो और रायो राया। ये इनके बहुत सारे अन्य नाम हैं। दो आपको याद रखने हैं, बाकी वाले याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। पहला अभिनव भट्टाचार्य, दूसरा हिंदू सुल्तान, ये दोनों आपको अच्छे से याद रखना। क्यों सवाल ऐसे पूछेगा एग्जामिनर। महाराणा कुंभा संगीत कला में दक्ष थे। महाराणा कुंभा संगीत कला में दक्ष थे, इसलिए उनको क्या कहते थे, अभिनव भट्टाचार्य। मैंने कहा था कि महाराणा कुंभा ऐसा राजा है जो बिना वाद्य यंत्र भी बजाता था। महाराणा कुंभा ऐसा शासक है जिसने संगीत के ऊपर 3 पुस्तकें भी लिखी थी। तो जो संगीत कला में दक्ष होने के कारण महाराणा कुंभा को क्या कहते थे, तो आप क्या करोगे भाई, अभिनव भट्टाचार्य। फिर दूसरा, ये किसी भी मुस्लिम शासक से जो आसपास के अंदर थे उनसे हारे नहीं थे, तो उनसे नहीं हारे थे इसलिए इनको क्या कहते थे, हिंदू सुल्तान। तो ये भी आप याद रखोगे। जैसे हिंदू पत किसको कहते हैं, महाराणा सांगा को कहते हैं। हिंदू सूरज किसको कहते हैं, मेवाड़ के राजाओं को कहते हैं। हिंदू बादशाह किसको कहते हैं, मारवाड़ के राव मालदेव को कहते हैं। वैसे ही याद रखना भाई हिंदू सुल्तान किसे कहते हैं, ऐसा पूछ लेगा तो किसको कहते हैं, महाराणा कुंभा को कहते हैं। फिर राजगुरु, स्वयं विद्वान था,
दरबार में बहुत सारे विद्वान रहते थे, इसलिए क्या कहा गया, राजगुरु। फिलहाल गुरु, हाल का मतलब होता है पहाड़, तो पहाड़ी दुर्गों का स्वामी था, बहुत सारे पहाड़ बनवाए थे, इसलिए क्या कहा गया, हाल गुरु। छाप गुरु, छापामार युद्ध प्रणाली के अंदर दक्ष था, इसलिए इसको क्या कहा गया, छाप गुरु। नरपति, नर का मतलब पुरुष, पुरुषों की सेना का स्वामी था, इसलिए नरपति। अश्वपति, घोड़ों की बहुत बड़ी सेना का स्वामी था, इसलिए अश्वपति। गजपति, हाथियों की बहुत बड़ी सेना का स्वामी था, इसलिए गजपति। राणाओं का राणा, राणो रासो, रायो का राया, रायो राया। तो अभिनव भट्टाचार्य और हिंदू सुल्तान दो अच्छे से याद रखोगे, बाकी वाले एग्जाम में आज दिन तक पूछे नहीं गए हैं, हालांकि बड़े सिंपल से हैं, याद रख सकते हो। बाकी ये दोनों प्रॉपरली आपको याद रखने हैं, सवाल यहां से पूछा जा सकता है। ये सारे महाराणा कुंभा के क्या थे, अन्य नाम थे। तो ये थोड़ा सा आप इसको लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जो भी लेना है आप ले लीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट महाराणा कुंभा के आगे की जो बात करता हूं, आगे अपन को इसके बारे में क्या पढ़ना है, सुनिएगा ध्यान से। मैंने आपसे कहा, यहां पर मैं बना रहा हूं इस प्रकार से, अपना उस समय का राजस्थान था, अभी भी ऐसे ही है लगभग। मैंने आपसे ये कहा कि जो महाराणा कुंभा जब यहां पर मेवाड़ के अंदर स्वतंत्र रूप से शासक बने, तो उस समय जो राव जोधा था वो बीकानेर के एक गांव में जाकर शरण लेता है, जिसका नाम है काहुनी गांव। और मैंने कहा था कि जेत्र सिंह चुंडावत ने जब यहाँ पर अटैक किया था, तो इस मारवाड़ वाली पूरी भूमि के ऊपर वो आदमी अधिकार कर लेता है। इसीलिए जब अपन राणकपुर जैन मंदिर पढ़ते हैं मित्रों, क्या पढ़ते हैं, राणकपुर जैन मंदिर, तो आप सारे ही जानते हो कि राणकपुर जैन मंदिर पाली जिले के अंदर स्थित है। आज उसमें जिला कौन सा लगता है ऐसा सवाल आता है, तो पाली अपन बताते हैं, तो पाली जिले के अंदर वो स्थित है। लेकिन अपन उसको कुंभाकालीन मंदिरों के अंदर पढ़ते हैं। वो क्यों पढ़ते हैं मित्रों, कि जब उसका निर्माण हुआ था 1439 के आसपास स्टार्टिंग हुई थी, तब इस वाली पूरी भूमि के अंदर जो है वो वहां पर अधिकार किसने करके रखा हुआ था, मेवाड़ की सेना ने अधिकार करके रखा हुआ था। इसलिए अपन जो है वो उसको किसके अंदर पढ़ते हैं भाई, कुंभाकालीन मंदिरों के अंदर पढ़ते हैं। तो अब जोधा वहां चला गया, कुंभा यहाँ पर है। अब अगली बात, एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं आपसे एक और काम की इंपॉर्टेंट बात करूंगा, वो भी सुनिएगा। ऐसा कहा जाता है कि 1438 के अंदर जब भागकर यहाँ से गया था जोधा, तो 39 के आसपास तक वो काहुनी गांव के अंदर स्टेब्लिश हुआ था। 39 से 52 तक, 39 से 52 तक अगर मैं गिनती करूं मित्रों, तो 13 साल होते हैं। 13 साल तक राव जोधा संघर्ष करता है। संघर्ष किस लिए करता है, कि वो इस क्षेत्र पर अधिकार करना चाहता है जो उसका मूल क्षेत्र था, जिस जगह के वे उसके पूर्वज जहाँ के राजा हुआ करते थे। तो वो क्या करता था कि काहुनी गांव से सेना इकट्ठा करता था और इस किनारे वाले एरिया पर आक्रमण करता था। आक्रमण करता था, हारता था, फिर जाता था, फिर आक्रमण करता था, फिर हारता था, फिर जाता था। इतिहास के अंदर राव जोधा का मित्रों बहुत बड़ा नाम है। राव जोधा ने जोधपुर नगर बसाया, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, सारे व्यक्ति जानते हैं। इवन राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा नाम लिया जाता है। आप देखिए मित्रों कि राव जोधा को भी उस क्षेत्र को जीतने में और वहां पर बड़ा राजा बनने में 13 वर्षों का संघर्ष करना पड़ा था, यानी 1439 से लगाकर 1452 तक। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि इतिहास की इन कहानियों से हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि बिना संघर्ष किए किसी भी व्यक्ति का नाम जीवन के अंदर कभी भी ऊंचा नहीं हो सकता है। राव जोधा ले लो, आप कुंभा ले लो, सांगा ले लो, जितने भी राजा ले लो, उन लोगों ने अपने जीवन के अंदर वे कठिन दिन देखे हैं, और उन दिनों के कारण ही आज उनका इतना बड़ा नाम है और हिस्ट्री के अंदर इतना बड़ा नाम लिया जाता है। भले आप महाराणा प्रताप का भी अपन नाम लेते हैं, तो उन्होंने अकबर के सामने संघर्ष किया, जंगल जंगल की ठोकरें खाई, तब जाकर जो है वो महाराणा प्रताप इतने महानतम शासक जो है वो बनते हैं, और हिस्ट्री के अंदर आज भी उनका नाम लिया जाता है। तो मित्रों याद रखिएगा, उसको इतने साल लगे। कहानियों में कहा जाता है कि वो यहाँ अटैक करता था, हारता था, वापस जाता था, फिर अटैक करता था, फिर हारता था, फिर वापस जाता था। एक बार मई महीने की चिलचिलाती धूप थी, लू चल रही थी पूरे मारवाड़ में। मई महीने के अंदर आप जानते हो कि संपूर्ण राजस्थान में किस प्रकार की गर्मी होती है। उस गर्मी के सीजन के अंदर वो एक घोड़े के ऊपर बैठा हुआ, लहूलुहान अवस्था के अंदर, युद्ध के अंदर हारा हुआ, फिर से उस जोधपुर की सीमाओं से, उस मारवाड़ की सीमाओं से हार कर वो अपने काहुनी गांव की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसको भयंकर रूप से प्यास लगी हुई थी, और जब उसको प्यास लगी हुई थी तो उसके दूर दूर तक वहां रेगिस्तान में पानी पीने का कोई स्रोत नजर नहीं आ रहा था। कहानियों में ऐसा बताया जाता है कि जब वो आगे बढ़ता है तो उसको एक कुटिया नजर आती है, तो उसे लगता है कि इस कुटिया के अंदर मेरे को पानी पीने की कुछ ना कुछ तो चीज मिल ही जाएगी। तो वहां से वो उस कुटिया के अंदर जाता है। तो कुटिया में कोई बूढ़ी डोकरी महिला रहती थी, और उस महिला ने उसको देखा कि लहूलुहान अवस्था में एक राहगीर आया हुआ है और उसने पानी मांगा है। तो महिला ने उसको पानी पिलाया, और वहां एक पेड़ था उस कुटिया के पास में। तो वो जोधा जो था उस पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। थका हारा तो था ही था, भूखा प्यासा था। युद्ध में कोई लड्डू तो बढ़ते ही नहीं है, जन की भी हानि होती है और धन की भी हानि होती है। तो जैसे ही वो उस पेड़ के नीचे बैठता है, तो बैठते ही उसको नींद आ जाती है।
नींद आ गई, आंख लग गई उसकी, 2-4-6 घंटे बाद में वो उठता है, जब शाम हो जाती है तो वो महिला वापस बाहर आई और उसने देखा ये राहगीर अभी तक यहीं पर बैठा हुआ है। तो गांव के लोग होते हैं ऐसे कि भाई जब भी कोई अपने घर के आसपास में आकर राहगीर इस प्रकार से बैठ जाता है तो अपन उसको जो है वो क्या करते हैं कि खाने पीने के बारे में पूछते हैं कि भैया भूखे हो तो खाना वाना खाओगे क्या। तो महिला बाहर आई और उसे नहीं पता था कि वो राव जोधा है। आज की तारीख में तो नरेंद्र मोदी कैसे दिखते हैं, कैसे यहाँ के शासक है, वो सारी चीजें अपने कम्युनिकेशन के साधनों की वजह से अपन को पता होती है। तत्कालीन समय में राजाओं की शक्लें लोगों को पता नहीं होती थी, इसलिए राजा भेष बदलकर गांवों में घूम लिया करते थे और लोगों को पता चलता ही नहीं था, क्योंकि कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे। तो उस महिला को ये नहीं पता था कि ये जोधा है। जोधा जी वहां पर जो थे वो सो रहे थे, बाहर महिला आई, महिला ने कहा भैया कुछ खाना वाना खाओगे क्या, भूखे होंगे। तो अब जोधा मना तो कैसे ही करें, भूखा तो था ही था। जोधा ने कहा बिल्कुल माँ जी मैं खाऊंगा। तो वो महिला जो थी वो अंदर गई और अंदर से एक थाली के अंदर खींचड़ा लेके आई। दलिया जो होता है ना, उसे आम भाषा के अंदर मारवाड़ क्षेत्र के अंदर आज भी खींचड़ा कहा जाता है। और उस समय के लोग और अभी भी बहुत सारे ग्रामीण परिवेश के लोग जो है वो नाश्ते के अंदर या भोजन में उस समय दलिये का उपयोग किया करते थे, तो इसलिए वो फिट रहते थे। आजकल अपन दूसरी चीजें ज्यादा खाते हैं, इसलिए फिर बाद में डॉक्टर अपन को कहता है कि भैया आज से तुम्हें क्या खाना है, दलिया ही खाना है। तो वो दलिया जो था उसे खिचड़ा कहते थे, वो लेके आई और बीच में उसके घी डाल दिया, क्योंकि उसको स्वादिष्ट करने के लिए लोग उसमें घी डालकर खाते थे। तो जोधा को जैसे ही लाकर दिया, जोधा बहुत भूखा था, सुबह से उसने कुछ खाया ही नहीं था, तो उसने सीधा उसके अंदर हाथ डाला तो उसका हाथ जो था वो जल गया और उसने हाथ को ऐसे किया। तब वो महिला एक बात कहती है जो जोधा के दिमाग में बैठ गई, और वो महिला कहती है उसे कि तू भी क्या जोधा की तरह किनारे किनारे से खा रहा है, तू भी क्या जोधा की तरह किनारे किनारे से खा रहा है, ठंडा तो बीच में है, असली माल घी कहां पड़ा है, बीच में पड़ा है, तो तुझे वहां से खाना चाहिए। यानी तू बार बार किनारे किनारे पर क्या अटैक कर रहा है, राजधानी कहां है, मंडोर, वहां पर आक्रमण करना चाहिए। अगर तू उसको जीत लेता है तो तू वैसे ही वहां पर क्या कर लेगा, अधिकार। ऐसा कहा जाता है कि जोधा के दिमाग के अंदर वो बात बैठ जाती है। जोधा वहां से फिर से काहूनी गांव गया, उसने 2-4-6 महीने में अपनी फिर से सेना इकट्ठा की, इस बार उसने मंडोर पर अटैक किया, इसको वो जीत लेता है और मारवाड़ क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया, राव जोधा का अधिकार हो गया। 1452 की ये बात है, 13 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद। अब जब अधिकार उसका हो जाता है तब वो अपने वाले इस क्षेत्र को जीतने के लिए यहां पर आक्रमण करता है। और ये क्षेत्र उस समय मित्रों किसके अधीन में था, महाराणा कुंभा के। कुंभा अपने आप के अंदर बड़ा शासक है, महानतम शासक है, तो कुंभा तो चुप बैठने वाला था ही नहीं। तो कुंभा ने भी इधर से आक्रमण किया और ये जो दोनों ही थे वो यहां पर आकर लड़ने लग गए, आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। तो जब दोनों आपस में लड़ते हैं ना, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस बात का पता चलता है हंसाबाई को। किसको चलता है भाई, हंसाबाई को। तो हंसाबाई दोनों को बुलाती है, कुंभा को भी बुलाती है और जोधा जो की वो भी बुलाती है। और मैंने कहा था कि महाराणा कुंभा हंसाबाई के पोते लगते थे, मोगल के पुत्र थे, और जोधा जी उनके भतीजे लगते थे, क्योंकि वो राव रणमल के क्या थे, पुत्र थे। तो कहीं ना कहीं पर कुंभा जी और जोधा जी आपस में क्या बन जाते हैं भाई, रिश्तेदार। तो हंसाबाई को जब पता चलता है कि दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं, तो हंसाबाई उन्हें अपने पास में बुलाती है और इनको कहती है कि तुम दोनों को आपस में लड़ने की आवश्यकता नहीं है, और मैं तुम दोनों के बीच में आज एक संधि करवाने के लिए जा रही हूं। मित्रों ये बात याद रखना, सवाल यहां से पूछा जाता है। 1453 के अंदर एक संधि हुई थी जिसका नाम है आवल बावल की संधि। कौन सी संधि भाई, आवल बावल की संधि। किस किस के बीच में हुई थी, जोधा जी और कुंभा जी। बीच वाला जो क्षेत्र बनाया गया था वो सोजत पाली को बनाया गया था, यानी सोजत से ऊपर वाला क्षेत्र तो है मारवाड़, नीचे वाला क्षेत्र क्या है, मेवाड़। और मैंने कहा था कि प्राचीन समय के अंदर संधियों के तहत विवाह हो जाया करते थे कि नहीं होते थे। तो जब संधि हो गई है तो क्यों न इस रिश्ते को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए, ताकि भविष्य के अंदर इस प्रकार की कोई समस्या हो ही नहीं। तो जोधा जी की एक पुत्री है मित्रों जिसका नाम है श्रृंगार देवी। कौन सी देवी भाई, श्रृंगार देवी। और श्रृंगार देवी का जो ब्याह है वो मित्रों करवा दिया जाता है कुंभा के बड़े पुत्र के साथ, जिसका नाम है रायमल। क्या नाम है, रायमल। अपन मित्रों आगे पढ़ेंगे कि इस महाराणा रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी ने चित्तौड़गढ़ के गोसुंडी गांव के अंदर एक बावड़ी का निर्माण करवाया है, जिसे गोसुंडी बावड़ी के नाम से जाना जाता है। और वहां पर ये एक शिलालेख भी लगवाती है, और उस शिलालेख के अंदर ये लिखवाती है कि मैं उसकी पुत्री हूं, मैं रायमल जी की पत्नी हूं, और मैंने यहाँ पर इस शिलालेख का क्या करवाया है, निर्माण करवाया। तो मित्रों याद रखना, श्रृंगार देवी का ब्याह किससे करवाया गया था, रायमल जी से करवाया गया था। सोजत को बीच वाला क्या बनाया गया था, क्षेत्र बनाया गया था। आवल बावल की संधि कब हुई थी, 1453 के अंदर हुई थी। जोधा जी और किसके बीच में हुई थी, कुंभा के बीच में हुई थी। किसने करवाई थी, हंसाबाई ने करवाई थी। और जो बीच वाला जो क्षेत्र बनाया गया था वो क्या था, सोजत था। अब आवल बावल है क्या, तो बावल का मतलब होता है बबूल। क्या होता है भाई, बबूल।
और आवल का मतलब होता है आंवली। आंवली एक ऐसा वृक्ष है जो खुले मैदानों के अंदर पाया जाता है, जिसके ऊपर पीले रंग के फूल आते हैं। और धनतेरस के दिन जो है वो लोग, अब दिवाली आने वाली है बहुत जल्द, धनतेरस के दिन जो है लोग उन फूलों को तोड़ के लेके आते हैं और अपने घर पे लेके आते हैं, और घर पे लेके आते हैं उसको रखते हैं और कहते हैं कि आज हमने क्या लाया है, धन लाया है। तो याद रखना मित्रों कि जब भी आप मेवाड़ से मारवाड़ की तरफ जाओगे और जहां से आपको बबूल दिखने स्टार्ट हो जाएंगे वो मारवाड़ है, और जब भी आप मारवाड़ से मेवाड़ की तरफ आओगे और जहां से आपको आंवली वृक्ष दिखनी स्टार्ट हो जाएगी वहां से क्या स्टार्ट होता है, मेवाड़। तो ये कौन सी संधि की गई थी, एग्जामिनर आपसे पूछेगा। आवल बावल की संधि कब हुई थी, 1453 में। किस किस के बीच में, जोधा और कुंभा के बीच में। बीच वाला क्षेत्र कौन सा है, सोजत। श्रृंगार देवी जो किसकी पुत्री थी भाई, जोधा की, किससे ब्याह करवाया गया, कुंभा के पुत्र के साथ, रायमल के साथ। और इसी श्रृंगार देवी ने फिर गोसुंडी गांव में गोसुंडी गांव चित्तौड़गढ़ में कौन सी बावड़ी बनवाई थी, श्रृंगार बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो ये बात मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, किसी प्रकार की कोई आपत्ति आपके इसके अंदर नहीं होगी। आप एक बार इसका जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं, जो भी इसको लिखना चाहते हैं, 1 मिनट लिख लीजिए, फिर अपन जो है इसके नेक्स्ट आगे वाली बात करते हैं। तो मित्रों आपने इसको लिख लिया होगा। अब नेक्स्ट बात मैं आपको महाराणा कुंभा की बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा सारे। अगली स्लाइड के ऊपर अपन अगली बात करते हैं फिर से इसके। अब आवल बावल की संधि हो गई, मारवाड़ के साथ में अपनी जो भी प्रॉब्लम थी वो सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई। अब अपने यहां पर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहां महाराणा कुंभा स्वतंत्र शासक है, कुंभा लिख दिया मैंने यहाँ पे। जोधा जी मारवाड़ के राजा है, ये यहाँ पे। लेकिन अपनी समस्या जो जोधा जी के साथ में थी वो अपनी क्या हो गई, समाप्त हो गई। इधर मालवा के उस समय जो शासक थे उनका नाम है भाई महमूद खिलजी। और मैंने कहा था कि भाई खिलजी 2 हुए थे, एक सांगा के समय, एक कुंभा के समय। तो इसको मैं क्या कहूंगा, खिलजी फर्स्ट कहूंगा। दूसरी बात, नीचे गुजरात के एक राजा थे उस समय जिनका नाम था भाई कुतुब शाह। क्या नाम है, कुतुब शाह। बहुत सारी किताबों में आपका नाम इसको कुतुबुद्दीन भी मिल सकता है, कहीं कहीं पर कुतुब शाह भी लिखा हुआ है। बात एक ही है, कंफ्यूज होने आने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो मालवा के अंदर राजा कौन है, महमूद खिलजी। गुजरात के कौन है, कुतुब शाह। इधर कौन है, जोधा। जोधा से अपनी संधि हो गई, इस व्यक्ति को अपन ने हरा दिया। अब कुतुब शाह खाली नीचे बचा है। इसी समय एक घटना घटित होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनिएगा ध्यान से, बड़ी अच्छी कहानी है। यहां पर एक मुस्लिम रियासत है जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, जिसका नाम है नागौर। ये याद नहीं रखना है आपको, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। नागौर एक मुस्लिम रियासत थी और नागौर के एक राजा थे जिनका नाम था फिरोज खां। क्या नाम था भाई, फिरोज खां। ये नागौर के मुस्लिम शासक थे और इनके 2 बच्चे हुए थे, बच्चे 2 ही अच्छे। तो 2 बच्चे हुए थे इनके, एक का नाम तो था मुजाहिद खां और दूसरे का नाम था शम्स खां। आप सारे ही जानते हो कि इतिहास का यह नियम रहा है कि हमेशा बड़े बेटे को जो है वो क्या बनाया जाता है, शासक बनाया जाता है। और अगर आप बड़े बेटे को राजा नहीं बनाओगे तो बड़ा बेटा नाराज हो जाएगा, जैसे राव रणमल नाराज हो गया था, मैंने बताया था आपको, सेम वैसे ही। तो यहां पर फिरोज खान ने खुद के बाद में उत्तराधिकारी किसको बना दिया भाई, मुजाहिद खान को बना दिया। लेकिन इसके छोटे भाई शम्स खान ने इसको हरा दिया और ये यहाँ पर क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। अब ये इनकी प्रॉब्लम है, कोई राजा बने, अपने उससे क्या लेना देना। तो फिरोज खान इनको राजा बना के गया था, लेकिन शम्स खान ने इसको पराजित करके यहाँ पर क्या बन गया, शासक बन गया। अब ये मुजाहिद खान महाराणा कुंभा के पास में आया और कहा, कुंभा जी मेरी सहायता करो भाई, मेरे भाई ने मुझे हरा दिया है, मुझे फिर से आप क्या बनाओ, राजा बनाओ, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप मुझे शासक बनाने में मदद करो, आपकी सेना वगैरह भेजो। कुंभा ने कहा, मैं क्यों भेजूं, तेरा मेरे से क्या लेना देना, क्यों मैं तेरी हेल्प करूं, मैं क्यों तेरे पास में सेना भेजूं, तू मुझे बता क्यों। तो मुजाहिद खां कहता है कि अगर आप मेरी हेल्प करते हो, मैं राजा बन जाता हूं, जैसा आप कहोगे वैसा मैं करूंगा। आप कहोगे तो आपके लिए लड़ाई करूंगा, आप कहोगे उससे रिश्ते रखूंगा, आप कहोगे उससे नहीं रखूंगा, और अगर आप कहोगे तो मैं आपको टैक्स वगैरह जो भी आप बोलोगे वो सारी चीजें मैं दे दूंगा। कुंभा ने कहा, भाई ठीक है भाई, अपने सामने से कोई अधीनता स्वीकार कर रहा है तो अपने को क्या प्रॉब्लम हो सकती है उससे। तो कुंभा ने अपने खुद के राज्य के वर्चस्व को बढ़ाने के लिए उसकी सहायता करी और इस मुजाहिद खां को फिर से यहाँ पर शासक बना दिया और ये बन गया राजा फिर से कहाँ का, नागौर का। राजा बनते ही मुजाहिद खान ने महाराणा कुंभा का फोन उठाना बंद कर दिया। कुछ समय के बाद उन्हें ब्लॉक में डाल दिया, व्हाट्सएप पे भी ब्लॉक कर दिया, इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया, और सारे जो भी कनेक्टिविटी के संबंध करने के जो भी तरीके थे वो सारे के सारे उसने हटा दिए।
मैं कहना ये चाहता हूँ कि कुंभा जो था उससे बात करना भी बंद कर दिया मुजाहिद खान ने, किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार करना भी क्या कर दिया, बंद कर दिया। कुंभा को बात बुरी लगी कि यार मैंने तो उसकी सहायता ही करी थी, मैंने तो उसकी हेल्प ही करी थी, बदले में उसको मेरी समस्या को समझना चाहिए, मेरी भी उसे सहायता करनी चाहिए, लेकिन वो उल्टा क्या करता है, मेरे से बात ही नहीं करता है। तो कुंभा ने पता लगाया कि भाई हुआ क्या है। तो पता ये चला कि ये जो मुजाहिद खां था, इसका जो शादी है वो कुतुब शाह की बच्ची के साथ में हो गई है, ये उसका जमाई बन गया है। और कुतुब शाह ने उससे कहा है कि तू किसी काफिर की कभी भी कोई भी सहायता नहीं करेगा, किसी काफिर की कभी भी कोई मदद नहीं करेगा, और तेरे जीवन के अंदर अगर कोई भी समस्या आती है तो कुंभा के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं यहाँ बैठा हूं, तो मेरे पास आएगा, मैं तेरी क्या करूंगा, सहायता करूंगा। तो इसके कहने पर उसने जो था वो संबंध क्या कर दिए, तोड़ दिए। कुंभा जी को बुरा लगा, बुरा लगेगा, ऑब्वियसली लगेगा। आप किसी की इस प्रकार से अगर हेल्प करते हो और फिर वो आपके साथ में अगर संबंध नहीं रखता है तो आपको बुरा लगेगा ही लगेगा। तो कुंभा ने आक्रमण किया कहां पर, नागौर पर। तो सामने से लड़ने के लिए किसकी सेना आई भाई, कुतुब शाह की सेना आई, क्योंकि इसने कहा था कि मैं तेरी क्या करूंगा, सहायता। तो महाराणा कुंभा ने कुतुब शाह को भी बुरी तरह से धोया, तो मुजाहिद खां को भी धोया, कुतुब शाह को भी धोया, और महमूद खिलजी को भी महाराणा कुंभा ने क्या करा, धोया। और मैं तो कहते ही रहता हूं, हर बार ही कहता हूं, और इस क्लास में भी कह रहा हूं, जिन दो लोगों के दुख एक जैसे होते हैं ना, उनके अंदर गहरी दोस्ती होती है। भाई तेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ और भाई मेरा भी नहीं हुआ, तू मेरा दोस्त है, गले मिल जा। अगर अपने साथ में पड़ोसी का सिलेक्शन हो गया और अपना नहीं हुआ तो बड़ा भले उसको ऊपर वाले मन से कॉन्ग्रेचुलेशन कहना पड़े, पर अंदर फील होता है कि यार अपना भी हो गया होता तो ठीक रहता। तो ये दिन अपने जीवन में नहीं आने चाहिए, अपने को मेहनत करनी है, अपने पड़ोसी का भी सिलेक्शन होता है तो और अपना भी होना चाहिए, ताकि ये अपने कभी भी ऐसे दिन नहीं आए। तो इसने भी मार खाई, कुतुब शाह ने भी, और महमूद खिलजी ने भी क्या खाई, मार। तो मार खाने के बाद में कुतुब शाह इसके पास में आया और कहा कि यार कुंभा ने बहुत मारा, पकड़ पकड़ के धोया, अभी तक पूरा शरीर दुख रहा है, और भयंकर रूप से मेरे की धुलाई करी, नागौर के अंदर बहुत मारा। महमूद खिलजी ने कहा मी टू, लोड लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, मुझे भी बहुत मारा है, मुझे भी बुरी तरह से उसने क्या करा है, मारा है। तो इन दोनों को जब कुंभा बुरी तरह से मारता है तो ये दोनों एक हो जाते हैं, और एक होकर अब ये संधि करते हैं, कुतुब शाह और महमूद खिलजी। याद रखना मित्रों, इंपॉर्टेंट बात है, अगली जो इन दोनों के बीच में संधि हुई थी उसका नाम है चंपानेर की संधि। कौन सी संधि भाई, चंपानेर की संधि। कब हुई थी चंपानेर की संधि, 1456 में। किसके बीच में हुई थी, तो गुजरात के कुतुब शाह और साथ में कौन था, तो मालवा का महमूद खिलजी। महमूद खिलजी भी कौन सा है, फर्स्ट वाला। ये कहाँ का है भाई, मालवा का, और ये कहाँ का है भाई, गुजरात का। महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम में आरएसएम एसएसबी है, वो ये सवाल पूछ चुकी है कि चंपानेर की संधि किन दो राज्यों के मध्य हुई थी। तब आप मालवा और गुजरात करेंगे। हो सकता है कि वो आपसे ऐसा पूछ ले कि किन दो शासकों के बीच में हुई थी, तब आप कुतुब शाह और महमूद खिलजी करेंगे। और इन दोनों ने मिलकर वो क्या करी थी, वहां पर संधि करी थी। गुजरात और मालवा के बीच में ये क्या होती है, संधि। अब संधि में क्या तय किया गया, तो संधि के अंदर यह तय किया गया कि भाई मालवा वाले एरिया से आप मेवाड़ पर आक्रमण करोगे, गुजरात वाले एरिया से मैं मेवाड़ पर आक्रमण करूंगा। कुंभा को अपन दोनों मिलकर हराएंगे और फिर मेवाड़ को आधा आधा क्या कर लेंगे, अपन बांट लेंगे। तो क्या ये दोनों मिलकर कुंभा को हरा पाएंगे कि नहीं हरा पाएंगे? तो अब ये दोनों मिलकर जो है वो महाराणा कुंभा के ऊपर क्या करेंगे भाई, आक्रमण करेंगे। तो जब ये कुतुब शाह इधर से आ रहा था गुजरात की तरफ से, तो बीच में एक जगह आती है सिरोही। अब जब कुंभा अपने आसपास के क्षेत्रों को जीतता है ना, तो वो सिरोही वाले कुछ क्षेत्र पर भी अधिकार कर लेता है। तो सिरोही के उस समय एक राजा थे जिनका मित्रों नाम था सहसमल देवड़ा। क्या नाम था भाई, सहसमल देवड़ा। तो सहसमल देवड़ा जो थे वो महाराणा कुंभा से थोड़े से क्या रहते थे भाई, नाराज। तो सहसमल देवड़ा जी ने देखा कि यार ये लड़ने के लिए जा रहा है कुतुब शाह, तो इसकी सहायता करी जाए, क्योंकि कुंभा से अपनी भी क्या है, दुश्मनी है। तो जब वो लड़ने के लिए आ रहा था तो बीच में वो सहसमल देवड़ा जाके उस कुतुब शाह से मिलता है और उसकी रसद आपूर्ति करता है। क्या आपूर्ति करता है, रसद। रसद का मतलब होता है खाने पीने की वस्तु है। तो खाने पीने की वस्तु उसकी सेना के लिए जिसने दी थी उसका नाम क्या था भाई, सहसमल देवड़ा। और उसने कहा कि भाई तुम अच्छे से खा पी कर जाओ और वहां जाकर कुंभा को हराना, मेरी तरफ से भी एक दो मुख्य जो है वो कुंभा के मारना। तो ये इधर से आता है
ये इधर से आता है और भीलवाड़ा के अंदर एक स्थान पड़ता है बदनौर। क्या नाम है भाई? बदनौर। और बदनौर के अंदर युद्ध होता है और इस युद्ध के अंदर महाराणा कुंभा जो है वो इसको भी हरा देता है, महमूद खिलजी को भी, और कुतुब शाह को भी क्या कर देता है? पराजित कर देता है। और इस प्रकार से इस पूरे आसपास के क्षेत्र में किसी भी मुस्लिम शासक से वो नहीं हारा था, इसलिए इसको हिंदू सुल्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? हिंदू सुल्तान कहा जाता है। तो अब इन दोनों को वो बदनौर के अंदर हरा देता है और फिर वो पता लगाता है कि यार वो बीच में रसद की आपूर्ति करने वाला शासक कौन था, खाने पीने की वस्तुएं किसने दी थी। तो पता लगा कि वो सिरोही का एक राजा था जिसका क्या नाम था? तैसमल देवड़ा। तो जब कुंभा आया फिर वो इनको हराने के बाद में जाता है वहां सिरोही, और सिरोही जाकर जो है वो किसको मारता है? ये पकड़ के सहसमल देवड़ा को। तो इस प्रकार से संपूर्ण आसपास के शासकों को हराने वाला इतना ताकतवर, इतना अपने आप के अंदर युद्धों का विजेता शासक जो था उसका नाम क्या था? महाराणा कुंभा। और मित्रों याद रखना, जिस शासक को, जिस व्यक्ति को अपने आसपास का कोई दुश्मन नहीं हरा पाता है उसको अपने घर वाले ही हरा देते हैं। तो जो कुंभा था वो 1468 के अंदर एक बीमारी से ग्रसित हो जाता है जिसका नाम था उन्माद रोग। कौन सा रोग भाई? उन्माद रोग। और इसी उन्माद रोग को आज की तारीख में जो है वो अपन डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। और ये हमेशा कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक तालाब, एक छोटा सा कुंड बना हुआ है जिसका नाम है मामादेव कुंड। कौन सा कुंड? मामादेव कुंड। इसके पास में आके रोज शाम को बैठता था, 2-3 घंटे वहीं पर बैठा रहता था। किसी प्रकार से राजपाट के अंदर उसका ध्यान नहीं था। शाम के समय वापस चला जाता था, फिर दूसरे दिन आता था, फिर बैठता था और पूर्ण रूप से राजपाट के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा था। कौन? महाराणा कुंभा। कौन सा रोग हो गया था उसको? उन्माद रोग हो गया था। और ये बात कब की है अगर आपसे ऐसा कोई पूछेगा तो याद रखना मित्रों, ये बात 1468 की है। कब की है? 1468 की। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो गए होंगे कुंभलगढ़। तो कुंभलगढ़ के अंदर जब अपन एंट्री करते हैं ना, तो इधर जब अपन जाते हैं राइट वाली साइड के अंदर, तो वहां वो मामादेव कुंड आता है। उसके थोड़ा सा आप आगे जाओगे तो एक शिवजी का मंदिर आएगा जिसके अंदर एक शिवलिंग लगा हुआ है। वो शिवलिंग मैंने अपनी आंखों से देखा है, आप भी कभी जाओ तो उसको देखना। उस शिवलिंग की हाइट है 6 फीट। कितनी है? 6 फीट। मैं 6 फीट लंबा हूं, मेरे जितनी हाइट है उस शिवलिंग की। और ऐसा कहा जाता है कि कुंभा उस शिवलिंग के सामने बैठता था और फिर उसके ऊपर लोटे से जल चढ़ाता था। आप सोचो कुंभा लंबा कितना रहा होगा। 6 फीट का मैं लंबा हूं, तो जो वो बैठता था तब मेरे जितना होता था, तो वो खड़ा होता होगा तब तो कितना ही होता होगा, वहां टच हो जाता होगा ठेठ ऊपर की तरफ। तो ये इतने महान, ऐसे विकराल शरीर के विशालकाय लोग प्राचीन समय के अंदर हुआ करते थे। और ऐसा कहते हैं कि कुंभा के हाथ जो थे ना वो उसके घुटने तक आते थे, इसलिए उसको अजानुबाहु कहते थे। और उस शिवलिंग को वो दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लेता था इस प्रकार से। आप या मैं अपने जैसे जो आम इंसान है वो उसको अगर पकड़ने जाएंगे तो आधा ही पकड़ पाएंगे। महाराणा कुंभा पूरा का पूरा उसको ऐसे पकड़ लेता था, इतने हाथ उसके लंबे थे। तो इतने तो उसके लंबे हाथ, उससे आगे इतनी लंबी वो तलवार पकड़ता होगा, तो कोई सैनिक बेचारा पास में आता होगा उससे पहले तो उसका वो क्या काट देता होगा? गले ही काट देता होगा। ऐसा महान व्यक्तित्व का धनी, ऐसे विकराल शरीर का धनी कौन था? महाराणा कुंभा। तो पहले सारे लोग इतने लंबे हुआ करते थे। ये 3.4 वाली नस्लें तो आजकल पैदा होने लगी है। पहले राजस्थान के सारे लोग जो थे, सारी महिलाएं जो थी वो इतनी लंबी हाइट की होती थी, इसलिए वो घोड़ों पे बैठकर इतना संघर्ष कर पाते थे। तो ये महाराणा कुंभा उन्माद रोग में ग्रसित होकर इस कुंड के पास में आकर रोज शाम को बैठता था। तो इन्हीं का एक पुत्र था जिसका नाम था उदयकरण। और उदयकरण पूरा नाम था और लोग इसको कहते थे उदा। तो उदा या उदयकरण खुद शासक बनना चाहता था, इसलिए वो आता है और एक दिन पीछे से गला काट देता है महाराणा कुंभा का 1468 के अंदर। और वो खुद वहां पर क्या बनना चाहता है? राजा। और जो अपने पिता की हत्या करता है उसको हिस्ट्री के अंदर कहा जाता है पितृहंता शासक। कैसा शासक मित्रों? पितृहंता शासक। तो याद रखना, मेवाड़ का पितृहंता शासक किसको कहा जाता है? उदा या उदयकरण को कहा जाता है। और इस प्रकार से 1468 के अंदर महाराणा कुंभा की जो है वो क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। और महाराणा कुंभा जो है वो क्या मृत्यु हो जाती है। और ये महाराणा कुंभा वाला अपना चैप्टर जो है वो क्या हो जाता है? क्लोज होता है। अगले वीडियो के अंदर मित्रों मैं आपको महाराणा कुंभा ने क्या निर्माण कार्य करवाए थे, क्या उसने संगीत के बारे में लिखा था, कौन कौन से उसके दरबारी विद्वान थे, उन सब की बातें मैं करूंगा। मैं आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।